chapter number 4, that is methods of calculating national income. So first of all, we discussed about a similar concept related to the income, that is circular flow of income. Okay. So what does the circular flow of income state? The circular flow of income state that the expenditure of one becomes the income of the other. एक का जो खर्चा होता है वो दूसरे की इनकम बन जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है. So this is the circular flow. क्लियर. अगर हम दो लें, लाइक एक प्रोड्यूसर सेक्टर और एक हाउस होल्ड सेक्टर है. ठीक है. तो प्रोड्यूसर सेक्टर अगर स्पेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, राइट. मनी फ्लो, रियल फ्लो हम पहले डिस्कस किए हैं. तो अगर प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट करता है, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ दैट मींस प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए खर्चा है वो किसको पे कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं. ठीक है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज. ठीक है. तो उन सभी फैक्टर्स को पे कर रहा है. तो प्रोड्यूसर के लिए खर्चा है, लेकिन जो फैक्टर्स रिसीव करेंगे तो उन फैक्टर्स के लिए वो क्या हो गई? फैक्टर इनकम. ठीक है. तो इसने खर्च किया और इसकी इनकम बन गई. सिमिलरली उस इनकम में से हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेता है प्रोड्यूसर से और बदले में क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट. पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके. वो इनकम जो इन्होंने अर्न की उसी में से तो खर्च किया ना इन्होंने. ठीक है. तो हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्च किया और प्रोड्यूसर सेक्टर ने रिसीव किया, तो प्रोड्यूसर सेक्टर के क्या बन गई? वो इनकम. ठीक है. सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो. एक खर्च करेगा और दूसरे की इनकम बन जाएगी. एक का खर्चा दूसरे की इनकम बन जाता है ऑटोमेटिकली. जहां पे भी देखोगे ऐसा ही होता है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेशनल इनकम है. तो ओके, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं. वन इज द प्रोडक्ट मेथड या फिर जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड. ठीक है. सेकेंड वन इज इनकम मेथड. थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है. ये तीनों रिलेटेड है. तीन फेजेस हैं एक्चुअली. दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ थ्री फेजेस. सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होता है. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है. अब प्रोडक्शन में डिफरेंट या वेरियस स्टेजेस होते हैं. मतलब जरूरी तो नहीं है एक कमोडिटी एक ही बार में प्रोड्यूस कर दी गई हो. ठीक है. वो डिफरेंट स्टेजेस में से गो थ्रू या पास थ्रू हुई होगी. ठीक है. सो उन स्टेजेस पे वैल्यू ऐड हुई है. हर प्रोड्यूसर ने उस कमोडिटी में कोई वैल्यू एडिशन किया है. ठीक है. तो वैल्यू एडिशन हुई होगी प्रोडक्शन के हर स्टेज पे. ठीक है. सो जो वैल्यू एडिशन हुआ वो वैल्यू एडिशन फिर वो क्या करते हैं? फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जो प्रोडक्ट बना दिया गया, जो वैल्यू एडिशन की प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है, वो वैल्यू एडिशन क्या होती है? एक्चुअली वो बन जाती है मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट प्राइस बन जाता है. जो वैल्यू एडिशन हुआ है, फाइनल वैल्यू एडिशन हुआ है, वो टोटल मार्केट प्राइस बन जाता है उस कमोडिटी का. फिर हम उस वैल्यू एडिशन को बाइफरकेट करते हैं अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि किसने कितना वैल्यू ऐड किया. भाई कितने की लेबर यूज हुई है, कितने का लैंड यूज हुआ है, कितने की कैपिटल यूज हुई है. हम बाइफरकेट करते हैं उसको. ठीक है. डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में. ओके. प्रोड्यूसर उसको बाइफरकेट करता है. कितने का लेबर यूज हुआ, कितने की कैपिटल यूज हुई, कितने का लैंड यूज हुआ, कितने की एंटरप्राइज यूज हुई. ठीक है. क्लियर. और टोटल कॉस्ट का क्या बन जाती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. वो उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट है भाई, कि मैंने लेबर को पे किया. ठीक है. लेबर का इतना खर्चा आया, लैंड का इतना खर्चा आया, कैपिटल का इतना आया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाती है. सो बेसिकली उसने क्या किया? उस वैल्यू को बाइफरकेट कर दिया अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. जो वैल्यू एडिशन हुआ वो प्रोडक्ट का प्राइस बन गया या वैल्यू बन गई. ठीक है. और उस वैल्यू को उसने बाइफरकेट किया अमंग द फैक्टर्स कि किसने ये काम किया, वैल्यू एडिशन का काम किया किसने. डिफरेंट फैक्टर्स ने तो प्रोडक्शन में हेल्प की होगी. ठीक है. सो कितनी वैल्यू किसने ऐड की है, राइट. अब वो जो वैल्यू ऐड की है जिस भी फैक्टर ने, उतना उस फैक्टर को पे किया गया होगा, है ना. तो उस फैक्टर की क्या बन गई होगी? इनकम. भाई लैंड के बदले रेंट दिया होगा, तो प्रोड्यूसर ने रेंट दिया, तो प्रोड्यूसर के लिए वो रेंट क्या है? खर्चा. और वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की लागत कॉस्ट में ऐड हुआ होगा. ठीक है. इस तरीके से उसने अगर पैसा उठाया मार्केट से तो उसकी कैपिटल बन गई हो, और उस कैपिटल के ऊपर उसने इंटरेस्ट पे किया होगा, तो उस प्रोडक्ट को टोटल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे कितना पैसा उठाना पड़ा, जिसकी कॉस्ट ये आई इंटरेस्ट के रूप में. क्लियर. तो जिससे पैसा उठाया उसको उसने इंटरेस्ट दिया होगा, सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहा होगा. ठीक है. सो डिफरेंट कॉस्ट उसने देखा जाए तो उसने प्रोडक्ट की वैल्यू को बाइफरकेट कर दिया है अमंग द
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। उन फैक्टर्स ने वो रिसीव किया तो उन फैक्टर्स की वो क्या बन गई, इनकम बन गई, ठीक है। उन फैक्टर्स ने क्या किया, उस इनकम को खर्च करना शुरू किया अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। चाहे मैं एज ए लेबरर काम कर रहा हूँ तो मैं वेजेस अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं लाइक मनी लेंडर के रूप में या लेंडर के रूप में काम कर रहा हूँ तो मैं क्या उधार देता हूँ पैसा, ठीक है, कैपिटल अरेंज करवा रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट इनकम हो रही होगी, ठीक है। सो वट एवर डिफरेंट फॉर्म्स में मुझे इनकम रिसीव हुई बीइंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर से इनकम रिसीव हुई या इनकम अर्न हुई, उस इनकम को उन्होंने खर्च करना शुरू किया अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, क्लियर। सो एक्सपेंडिचर मेथड हमारे पास आया डिफरेंट फैक्टर्स में जितना जितना स्पेंड किया अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। सो देयर आर दीज थ्री मेथड जो कि यू कैन से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, कि पहले वैल्यू एडिशन जब भी प्रोडक्शन होता है तो हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन हुआ होगा और वो टोटल वैल्यू एडिशन उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बन गया होगा। और वो मार्केट प्राइस क्या है, कॉस्ट से ही तो निकाला गया होगा। और फिर कॉस्ट किसकी थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थी, फैक्टर कॉस्ट थी ना वो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने तो कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन में, तो किसको कितना कॉस्ट बाइफरकेट करेगा वो उस फैक्टर की क्या बन जाएगी, फैक्टर के लिए वो इनकम, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट होगी या खर्चा होगा, लेकिन फैक्टर के लिए तो इनकम बन जाएगी, वो उस इनकम को फिर खर्च करेगा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, क्लियर। सो हम ये तीन मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिड मेथड डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, जनरली प्रोडक्ट मेथड कहता है किसी भी फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस का जो सम टोटल होता है वो हमारी जीडीपी बन जाता है। जैसे हमने डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले चैप्टर में, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, सम टोटल ऑफ द आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, ठीक है। वो हमारा क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया या फॉरेन नेशनल्स ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, वो प्रोडक्शन कहाँ पे होना चाहिए, ज्योग्राफिकल टेरिटरीज या बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता था, राइट। नेशनल प्रोडक्ट हालांकि रेजिडेंशियल स्टेटस पे कंसर्न था, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट ने प्रोड्यूस किया होना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया या अर्न किया या फिर बाहर किसी कंट्री में अर्न किया, ठीक है। इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, ओके। सो प्रोडक्ट मेथड है सम टोटल ऑफ द अमाउंट और सम टोटल अमाउंट ऑफ द फाइनल और द फिनिश्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू एडिड मेथड क्या कहता है, प्रोडक्शन के हर स्टेज पे जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, वो हमारा वैल्यू एडिड मेथड है। अब हमारे पास देर आर मतलब एक ही सेक्टर नहीं है प्रोड्यूस करने वाला। हमने इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट, है ना। तीनों ही प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं तीनों ही, प्राइमरी से भी कुछ प्रोड्यूस होता है, सेकेंडरी से भी एंड टर्शरी से भी, ठीक है। तो मतलब तीनों से प्रोडक्शन हो रहा है तो वैल्यू एडिशन तीनों सेक्टर्स में हो रही होगी, है ना। तो वैल्यू एडिड मेथड से जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड, ठीक है। एंड इट इज एट मार्केट प्राइस, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। बोला ना ये जो वैल्यू एडिड है ये प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बन जाता है। तो जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का, ठीक है। तीनों सेक्टर्स में जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जितना वैल्यू एडिशन हुआ है, उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ग्रोस वैल्यू एडिड, और वो मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो ग्रोस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, वैल्यू एडिड या बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जीवीए एट एमपी या मार्केट प्राइस आ जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वैल्यू एडिशन। नेक्स्ट थिंग, अगर हमें ये ना दे रखा हो वैल्यू एडेड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है, सो हम कैसे पता करेंगे, हमारे पास दूसरे आइटम्स हैं, सेल्स एंड परचेजेस, ठीक है। हम जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, या फाइनल आउटपुट की जो वैल्यू है वो निकालते हैं कि जो सेल्स होती है, ठीक है, फाइनल आउटपुट की जो सेल्स है, ठीक है, या वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट,
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन वही होती है जिसको वैल्यू ऑफ गुड इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। पढ़े थे रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट या सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। सेल्स फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू है, उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रोथ वैल्यू एडेड आ जाता है या वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट आ जाता है, ठीक है। अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 फर्म्स आर इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 2 फर्म्स लगी हुई है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो बी ने एक प्रोडक्ट बना के बेचा, सेल्स ऑफ बी, ठीक है। बी फर्म ने ही ए से कोई प्रोडक्ट या कुछ प्रोडक्ट खरीदे, परचेजेस ऑफ बी या परचेजेस बाय बी फ्रॉम ए, ठीक है। स्पेसिफाई किया है फ्रॉम ए फर्म से बी ने खरीदा है, ठीक है, क्लियर। ए फर्म से खरीदा है बी ने, ओके, और फिर बी ने बेचा भी है कुछ। तो बी ने जो ए से खरीदा होगा वो बी के लिए क्या होगा भाई, बी फर्म ने ए से कुछ खरीदा और उसको प्रोसेस आउट करके बेच भी दिया, सेल्स भी दे रखी है फर्म बी की और फर्म बी की परचेजेस भी दे रखी है ए से। तो उसने ए से कुछ खरीदा, उसके ऊपर प्रोसेस की और उसको फिर बेच दिया, ठीक है। सो बी की जो सेल्स हैं जितने भी सपोज 20,000 की सेल्स है बी की, जिसमें से परचेजेस दे रखी है 8,000 की फ्रॉम ए, ठीक है। तो बी का वैल्यू एडिशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वहां पे क्या है, परचेजेस फ्रॉम ए, दैट मींस बी ने कोई बना बनाया प्रोडक्ट ए से खरीदा है, कुछ बना बनाया भाई, परचेजेस ऑफ बी फ्रॉम ए। तो ए से कितने का खरीदा है, 8,000 का, जो किसने बनाया है, ए ने, बी ने तो नहीं बनाया, बी ने तो प्रोड्यूस नहीं किया। वो 8,000 अमाउंट का जो मटेरियल होगा वो किसने प्रोड्यूस किया है, परचेजेस बाय बी फ्रॉम ए, बी ने ए से खरीदा है, ओके। तो ये जो परचेजेस ऑफ बी फ्रॉम ए है 8,000 का, ठीक है, ये 8,000 का प्रोड्यूस्ड आउटपुट है, चाहे वो रॉ फॉर्म में चाहे सेमी फिनिश फॉर्म में। किसने प्रोड्यूस किया है, ए ने, और बी ने उसको 8,000 में खरीद लिया है। अब बी उसको फर्दर प्रोसेस आउट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गेहूं से आटा बनाया, आटे से ब्रेड बना, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग हुई, दो स्टेजेस से हुई है, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेस आउट करके बी ने उसको 20,000 में सेल कर दिया, ठीक है, क्लियर, सेल हो गई, सेल कर दिया 20,000 में, ओके। अब बी ने कितने की वैल्यू ऐड की है, 20,000 की नहीं की है, उसने 8,000 का तो बना बनाया खरीदा था, ठीक है। अगर 20,000 में बेचा है तो 20,000 में 8,000 ऑलरेडी प्रोड्यूस था जो कि ए ने ऐड किया था, उतनी वैल्यू 8,000 की वैल्यू ए ने ऐड की थी। तो बी का जो वैल्यू एडिशन होगा वो कितना होगा, 20,000 से माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है 8,000, 12,000 होगी बी का वैल्यू एडिशन, ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से हम सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी फाइनल आउटपुट की प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडिशन निकालते हैं, ठीक है। हमें ऐसा भी दिया हो सकता है दो फर्म्स की सेल्स एंड परचेजेस, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकालते हैं कि सेल्स होगी और अगर उसी फर्म ने, जैसे बी की सेल्स दे रखी है, उसी फर्म ने अगर किसी दूसरी फर्म से परचेज किया है तो उसकी सेल्स में से उसकी परचेजेस माइनस करेंगे हम, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू एडिशन होगी, बी की वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू एडिशन निकल गई, जैसे हमने कहा वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी, वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी, ठीक है। तो बी की वैल्यू एडिशन हो गई, प्लस ए ने भी कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा, भाई बी की कितनी हो गई 12,000। इसी तरीके से ए की भी दे रखी है हमें, ठीक है। तो जो ये परचेजेस ऑफ बी फ्रॉम ए है, इसको हम अगर रिवर्स कर दें ए के साइड से, अगर मैं इसको ए की बुक में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सेल्स ऑफ ए टू बी या सेल्स टू बी, ऐसा लिखूंगा ना कि परचेज ऑफ बी, बी ने परचेज किया किससे, ए से, तो ए ने बी को सेल किया ना, ए ने बी को सेल किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल
मीन्स ए की है तो सेल्स टू बी, बी को सेल करिए इसने कितने की 8000 की, तो ये ए का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, सेल्स जहां पे भी है, ठीक है, सेल्स हमारा मार्केट वैल्यू बन जाता है, ठीक है। तो सेल्स बी की भी गिवन थी 20,000, लेकिन बी की परचेजेस भी थी 8000, तो सेल्स में से हमने परचेजेस माइनस कर दी, 20,000 माइनस 8000, ये उसका वैल्यू एडिशन है 12,000, तो वैल्यू एडेड बाय डी 12,000। इसी तरीके से ए ने भी कुछ वैल्यू एड की है ना, 8,000 का प्रोडक्ट उसने बेचा है, सेल्स टू बी, ए की सेल्स है 8000, दैट मीन्स ए ने भी वैल्यू एडिशन किया है, सो वैल्यू एडिशन ऑफ ए या बाय ए 8000, ठीक है, टोटल कितना हो गया 20,000, ओके। सो टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ 20,000 का। सी ये वही बात आ गई जब हम डबल काउंटिंग वाली पढ़ते थे कि या तो क्या करो फाइनल आउटपुट की ही वैल्यू ऐड करो सिर्फ, या फिर वैल्यू एडिशन, ठीक है, हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ है सबको ऐड करो, आएगा एक ही, ठीक है, अगर हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ उन सबको ऐड करोगे तो भी फाइनल आउटपुट की वैल्यू के बराबर आएगा, और अगर आप सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू ही काउंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो भी फाइनल कितना है सेल्स ऑफ बी है ना, फाइनली तो बी ने प्रोड्यूस किया है तो 20,000 है वो, ठीक है। सो हमने यहाँ का ना प्रोडक्ट मेथड, मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल आउटपुट और द फिनिश्ड आउटपुट वो कितना है 20,000, तो यहाँ पे मैं 20,000 यहाँ पे लिखूँ डायरेक्टली इस आउटपुट की वैल्यू, या वैल्यू एडेड मेथड यूज करूँ, वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर, तो एक बी प्रोड्यूसर है और एक ए प्रोड्यूसर है, बी ने कितना किया, बी की सेल्स माइनस बी की परचेज, तो बी की सेल्स है 20,000 और बी की परचेजेज है 8,000, तो बी ने कितने की वैल्यू ऐड की 12,000, प्लस ए भी एक प्रोड्यूसर है यहाँ पे क्योंकि ए ने भी सेल किया है, कुछ सेल्स टू बी, ठीक है 8,000, सो बी की सेल्स भी मैं ऐड, सॉरी ए की सेल्स भी मैं ऐड कर दूंगा 8,000, तो टोटल कितना बन गया वही 20,000 आ गया, ठीक है, क्लियर। सो ये हमारा वैल्यू एडेड या वैल्यू एडिशन था, ठीक है, हमने सेल्स पढ़ा। अगर हमारे पास क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, ठीक है, सेल्स भी दे रखी है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब क्या है, टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसमें से कुछ बिक गया है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कुछ बिना बिका भी रह गया है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक अब हम कब निकालते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, ठीक है, जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट का स्टॉक है वो, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा अनसोल्ड स्टॉक होगा, इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे अनसोल्ड स्टॉक होगा, और ये सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग का है, दैट मीन्स ये पिछले साल से रिलेटेड है, इस साल प्रोड्यूस नहीं किया है, जिस साल हम अकाउंट्स बना रहे हैं, जिस साल 1 अप्रैल यू कैन से अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल को ये बैलेंस है, तो ये कब का होगा पिछले साल का स्टॉक होगा, ठीक है, और ये इस साल का बिना बिका अनसोल्ड स्टॉक होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास सेल्स क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, तो क्या सिर्फ सेल्स हमारी टोटल आउटपुट की वैल्यू को बता देंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे, टोटल प्रोड्यूस्ड आउटपुट की वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, क्या सिर्फ सेल्स बता देगी, नहीं ना, क्योंकि कुछ माल कुछ स्टॉक बिना बिका भी रह गया है जो इसी साल प्रोड्यूस किया गया होगा, ठीक है। सो जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो टोटल आउटपुट की जो वैल्यू इस साल जो प्रोड्यूस हुआ है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, जो जीडीपी हम निकालेंगे, या वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग में से हम ओपनिंग माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा चेंज इन स्टॉक, क्योंकि माइनस हमने ओपनिंग क्यों किया, क्योंकि ओपनिंग तो पिछले साल का था, इस साल थोड़ा ना प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें तो इसी साल का जो आउटपुट प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग को माइनस कर देंगे, ठीक है, और क्लोजिंग को हम ऐड कर देंगे, जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसा है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अदरवाइज जब सिर्फ सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, तो हम सेल्स को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि सारा माल बिक गया, राइट, देयर इज नो अनसोल्ड स्टॉक लेफ्ट इन दिस ईयर विद द प्रोड्यूसर, ठीक है, द एंटायर स्टॉक हैज बीन सोल्ड आउट, ठीक है, पूरा स्टॉक
सेल कर दिया गया है, ठीक है। तो जब क्लोजिंग दे रखा है तो इसका मतलब अनसोल्ड स्टॉक भी है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बता ही दिया, ठीक है, जो सेल्स माइनस परचेजेस होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है प्रिकॉशन ऑफ प्रोडक्ट मैथड। प्रोडक्ट मैथड यूज करते हुए हम कौन कौन सी सावधानियां बरतेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैथड से ही रिलेटेड है, मैथड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रिकॉशन ध्यान से सुनना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वो कहते हैं वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम। ध्यान से सुनना, ठीक है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड, हमने कहा ना वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, सेल, राइट। इफ द एंटायर स्टॉक इज सोल्ड, अदरवाइज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब वो कहता है कि सेल्स कौन सी, सेल्स ऑफ फर्स्ट हैंड गुड्स ओनली, ठीक है। सेल ऑफ और द वैल्यू ऑफ सेल ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर वहां पे लिखा है सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स अगर क्वेश्चन है तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन कंसिडर्ड इन द ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन और इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वो उस साल कंसिडर हो चुकी हैं जिस साल वो प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। तो सेकेंड हैंड आइटम्स की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखो। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम्स नहीं कंसिडर करेंगे। सेकेंड कह रहा है कमीशन, अगर इन्हीं सेकेंड हैंड आइटम के बेचने पे किसी पर्सन ने कमीशन अर्न किया है, ठीक है। द कमीशन मतलब एक सेकेंड हैंड आइटम, ठीक है, मेरी कार, ठीक है, एक एजेंट बिकवा देता है किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, क्लियर। मैं कहता हूँ कि बिकवा दो, ठीक है, 10,000 रुपये तुम्हें दे दूंगा मैं, ओके, क्लियर। तो मेरी कार जो दूसरा बंदा खरीदेगा उसके लिए क्या हो गई, सेकेंड हैंड हो गई ना, ठीक है। और जो बिकवा रहा है वो मुझसे क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है, ठीक है। तो द कमीशन अर्न्ड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड आइटम इज टू बी कंसिडर्ड। क्यों, क्योंकि ये सर्विसेज की वैल्यू है, ये वो फ्रेश सर्विसेज हैं जो सेकेंड हैंड आइटम के बेचने या खरीदने पे ही प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। तो कमीशन अर्न्ड ऐड किया जाएगा क्योंकि ये फ्रेश सर्विसेज है, ओके। जब सेकेंड हैंड आइटम बेचने या खरीदने के लिए प्रोवाइड किया गया कमीशन, ये पहले ऐड नहीं हुआ था। पहले अगर ऐड हुआ था तो फर्स्ट हैंड आइटम के लिए ऐड हुआ था। अब उसने कोई मे भी दूसरा एजेंट हो, ठीक है, तो वो फ्रेश सर्विसेज, बायर भी दूसरा है, ठीक है। तो फ्रेश सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, ध्यान देना, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, देयर वैल्यू इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। सी, एक प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। या फिर एक प्रोड्यूसर, दो पॉइंट्स आएंगे ऐसे ही, या फिर एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स, कुछ अपने पास रख लेता है खुद के कंजम्पशन के लिए और कुछ बेच देता है, जैसे फार्मर्स करते हैं मेनली, ठीक है। गेहूं उगा लिया तो अपनी कंजम्पशन का रख लिया और जो सरप्लस बच गया वो बेच दिया, ठीक है, क्लियर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने कंजम्पशन मतलब अपनी जरूरत के लिए ही उगाते हैं, ज़्यादा उनको मतलब नहीं कि उनको मार्केट में बेचना है, ठीक है। उनको जितनी खुद की सेल्फ कंजम्पशन की या सेल्फ रिक्वायरमेंट जितनी उतना ही प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है, क्लियर। तो दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है वो जो सिर्फ खुद कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, या फिर दूसरा है जो आधा रख लिया गया और आधा बेच दिया गया, ठीक है। तो एक होता है ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, एक होता है इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दो पॉइंट से दो चीजें हैं, ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू एंड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ये है वो केस कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है उसमें से कुछ अपने लिए रख लेता है और कुछ बेच देता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का वो हिस्सा विच बिलोंग्स टू द ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ,
ओके, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन। उसने प्रोड्यूस तो किया, उसमें से कुछ हिस्सा बेच दिया और कुछ रख लिया। सो वो हिस्सा जो उसने रखा ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो ऑनर पे बिलोंग करता है, ठीक है, उसकी वैल्यू यह है इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड होता है हिडन, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये तब आता है एग्जिस्टेंस में जब प्रोड्यूसर मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस नहीं करता है, उसने सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए इतना ही प्रोड्यूस किया है कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए, उसने उसमें से मार्केट में कुछ भी नहीं बेचा है, ठीक है। तो उसे अपने प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू एक्चुअली पता ही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि उसने सपोज गेहूं उगाया, ठीक है, उसने 1 क्विंटल अपने रख लिया और 3 क्विंटल बेच दिया, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे 3 क्विंटल बेचा होगा पर क्विंटल वैल्यू, उतनी वैल्यू से 1 क्विंटल की भी होगी जो उसने अपने लिए रख लिया है। पता चल गई ना उसको, क्योंकि वही प्रोडक्ट तो बेचा है ना उसने, वही गेहूं तो बेचा है ना मार्केट में, सेम चीज बेची है, राइट। ओके भाई, टोटल 4 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 1 क्विंटल अपने लिए रख लिया, 3 क्विंटल बेच दिया, ठीक है, फिर 12,000 पर क्विंटल इस रेट से बेच दिया, ठीक है, 12,000 पर क्विंटल की रेट से, ठीक है, 3 क्विंटल बेच दिया, ओके, 36,000 रुपए में, ओके। तो इसने जो 1 क्विंटल अपने पास रख लिया उसकी वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है 12,000। उसे कैसे पता चला, क्योंकि उसने उसी आउटपुट में से कुछ हिस्सा मार्केट में बेच दिया था, ठीक है, क्लियर। किस रेट पे, 12,000 पर क्विंटल, ठीक है। तो ये मानते हुए, ओके, ये मानते हुए कि ये जो उसने अपने लिए रखा है ये भी वैसा ही प्रोडक्ट है जैसा उसने मार्केट में बेचा है, तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही होगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इम्प्यूटेड वर्ड यूज किया है, हिडन, यहाँ पे पता नहीं है उसको, ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। यहाँ पे तो एस्टिमेट नहीं किया था, यहाँ पे तो उसको पता चल गया था। ये इम्प्यूटेड वैल्यू जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है, हिडन वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने जितना भी प्रोड्यूस किया है उसमें से कुछ भी मार्केट में नहीं बेचा है, ठीक है, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया है। तो उसको नहीं पता कि जो प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा उसकी मार्केट वैल्यू, ओके। तो इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। जो प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया है अगर मैं खुद कंज्यूम नहीं करता, अगर इसको मार्केट में बेचता तो कितने का बिकता, ठीक है। तो ये सिर्फ एस्टिमेट करेगा, ये मानते हुए कि ऑल प्रोडक्ट्स डू हैव अ मार्केट वैल्यू, ये मानते हुए कि हर एक प्रोडक्ट की एक मार्केट वैल्यू जरूर होती है कि अगर मैं खुद कंजम्पशन नहीं करता तो इसको मार्केट में बेच देता तो भी तो मुझे कुछ मिलता, ठीक है, क्लियर। तो चाहे वो वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम्ड प्रोडक्ट हो, ठीक है, छुपी हुई वैल्यू है क्योंकि उसने खुद कंज्यूम कर लिया तो उसको वैल्यू नहीं पता, दोनों ही वैल्यू हम ऐड करेंगे जीडीपी निकालते वक्त, ठीक है, समझ आया। ये मानते हुए कि इस केस में तो ये वैसा ही प्रोडक्ट है जैसा बेच दिया, अगर खुद कंज्यूम नहीं करता तो उसको इतना पर क्विंटल मिलता। यहाँ पे इम्प्यूटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। ये मानते हुए कि हर एक प्रोडक्ट की एक मार्केट वैल्यू होती है, अगर मैं कंज्यूम नहीं करता तो इसको मार्केट में बेच देता, ठीक है। तो इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू, ये इसको एस्टिमेट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो हर एक प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है, तो चाहे वो ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो चाहे इम्प्यूटेड वैल्यू हो, दोनों ही प्रोडक्ट्स की वैल्यू हम ऐड करेंगे जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फिनिश्ड और फाइनल आउटपुट, ठीक है, हम इसलिए इसको अलग से ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इम्प्यूटेड वर्ड आया, इम्प्यूटेड रेंट आया यहाँ पे, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। सो इम्प्यूटेड मीन्स हिडन है ये। सो ये मानते हुए कि हर एक प्रॉपर्टी की एक रेंटल वैल्यू होती है, हर एक प्रॉपर्टी की एक रेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब है ऑनर अपने घर में खुद रह रहा है, ठीक है। तो दो कंडीशंस हैं, या तो अगर उसका खुद का घर नहीं होता तो उसे रेंट पे लेना पड़ता ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी, या अगर इस घर में वो खुद नहीं रहता तो क्या करता, उसको लेट आउट कर देता, ठीक है, रेंट पे दे देता, ओके, क्लियर, समझ आया। तो ये मानते हुए कि हर एक प्रॉपर्टी की एक रेंटल वैल्यू होती है, तो ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, वो घर जिसमें ऑनर खुद रह रहा है,
उसकी भी एक रेंटल वैल्यू है। अगर वो खुद नहीं रहता तो वो रेंट रिसीव करता उसके ऊपर, अगर वो उसको लेट आउट कर देता तो। अगर खुद का घर नहीं होता तो रेंट पे लेना होता, तो रेंट पे कर रहा होता, ठीक है। सो हर एक प्रॉपर्टी की एक रेंटल वैल्यू होती है। सो ओनर ऑक्यूपाइड हाउस का जो इम्प्यूटेड रेंट है वो भी हम ऐड करेंगे, ओके। जितनी भी इम्प्यूटेड वैल्यूज है, चाहे वो सेल्फ कंज्यूम्ड या सेल्फ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, चाहे इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, ठीक है, हम उन सबको ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। जैसे मदर घर में जो हाउस होल्ड मीन्स डोमेस्टिक चोर्स परफॉर्म करती है, घर में खाना बनाया, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा किया, क्या उसके बदले उनको पे किया जाता है? नहीं। एंड इवन देयर सर्विसेज कैन नॉट बी वैल्यूड। क्या मदर की सर्विसेज को आप वैल्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं कर रही है, उसके साथ आपकी इमोशंस भी अटैच्ड हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी वैल्यूड। सो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, खुद के लिए जो काम किए जाते हैं वहाँ पे इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं, इसलिए उनको वैल्यू नहीं किया जा सकता, वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है। तो सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, माँ का द्वारा किया हुआ घर में काम, एक पिता अपने बच्चों को खुद घर में पढ़ा रहा है, ठीक है, सो उनकी वैल्यू हम नहीं काउंट करेंगे या नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन इज the value added in the government sector is always equal to compensation of employees. गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैल्यू ऐड हुआ है वो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज है, ठीक है, क्योंकि उनसे उनके रेंट और इंटरेस्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कॉम्पनसेशन है, उनकी जो सैलरीज है वही हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो ये प्रिकॉशंस थी। क्या क्या ऐड नहीं करेंगे? सेकेंड हैंड आइटम की सेल एंड परचेज वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। और क्या ऐड नहीं करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। और क्या ऐड नहीं करेंगे? सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, 3 चीजें ऐड नहीं करेंगे, ओके। बाकी ऐड क्या होगा? कमीशन अर्न्ड ऑन सेकेंड हैंड आइटम, सेल ऑफ सेकेंड हैंड आइटम ऐड होगा, इम्प्यूटेड रेंट ऐड होगा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड होगा, ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो खुद के लिए प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो बच गया है खुद के लिए बेचने के बाद, उसकी वैल्यू भी ऐड होगी, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें सिर्फ हम कॉम्पनसेशन ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये प्रिकॉशंस थी हमारी प्रोडक्ट मैथड से, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली समझ आ जाएगा और याद भी रहेंगी।